तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑफ कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज के कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ थ्योरी हम आज पढ़ेंगे किसके, जनरल एंट्री के। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक पहला किससे, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री क्या होती है जानकर। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री पहले बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि फिर कंपाउंड एंट्री क्या होता है। अभी तक आपने पिछली वीडियोस में जितनी भी एंट्रीज करी, जनरल एंट्री, सब सिंपल एंट्री है। सारी की सारी सिंपल एंट्री है। कैश टू कैपिटल हो आपकी, आपने बैंक में पैसा जमा किया हो, कैश टू बैंक हो, पैसा निकाला हो, बैंक टू कैश हो, कुछ भी हो, सिंपल एंट्री है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल एंट्री होती है। जो एंट्री से दो अकाउंट डिफेक्ट हो, इफेक्ट हो, उसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। और अब तक हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स पढ़े उसमें दो अकाउंट क्या हो रहे थे, इफेक्ट हो रहे थे। और एक और है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्रीज क्या, कंपाउंड एंट्रीज कहने का मतलब है कि जब एक ट्रांजैक्शन से दो से ज़्यादा, क्या दो से ज़्यादा आपके जब अकाउंट इफेक्ट हो, उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। सही एग्जांपल मान लीजिए आपने, मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ। मान लीजिए हम कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए सोहन है, उसको हमने गुड सेल किया, हमने किए कॉस्ट, या कॉस्ट छोड़िए, आपने 50,000 का गुड सेल किए। इसमें से उसने 20,000 रुपये कैश दे दिया और 30,000 रुपये क्रेडिट पे रख लिया। क्या दिया, उधार पे बोला कि भाई बाद में ले लेना। तो पहले देखिए, दो तीन अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिफेक्ट हो रहे हैं। पहला हमने सेल किया 50,000 का, तो सेल्स अकाउंट। दूसरा कैश अकाउंट, कैश आया। और तीसरा सोहन का मतलब क्रेडिट अकाउंट। इसकी एंट्री जो होगी मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा मिटा के नीचे लिख देता हूँ। 20,000 कैश में और 30,000 क्रेडिट। कैश की जो एंट्री होगी, मान लीजिए कैश आया, पैसा आया, तो कैश क्या हो जाएगा, एसेट है, डेबिट हो जाएगा। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। कितने से, 20,000 से। 20,000 रुपये आए तो 20 ही लिखेंगे। कैश का मतलब ये है कि जितना आपके पास पैसा आ रहा है सिर्फ उतने की एंट्री होगी, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। हमारे सिंपल से अगर आप एंट्री करते तो क्या करते, कैश टू सेल्स, यही करते ना। पर सेल्स कितने की हुई, 50,000 की। और जो 20 का अमाउंट है वो क्रेडिटर अकाउंट, मतलब कि सोन्स अकाउंट में जाएगा। कितना, 30,000। बीइंग अमाउंट सोल्डेड, नरेशन लिख लेंगे आप लोग कि बीइंग अमाउंट सोल्डेड या सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। सिंपल, ये होगी कंपाउंड एंट्री। क्या कि एक नहीं, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा, मतलब एक कैश अकाउंट, एक सोन अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट, तीन अकाउंट क्या डिफेक्ट हुए हैं, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड एंट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर। आपका अगला जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा है, डिस्काउंट एंड रिबेट। मैंने शायद इस टॉपिक को पहले पढ़ाया हुआ है, बेसिक और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में। क्या, डिस्काउंट और रिबेट। एंड रिबेट, डिस्काउंट दो तरह का होता है। डिस्काउंट निकल के आता है आपका फर्दर दो तरह का। पहला आता है कैश डिस्काउंट
और दूसरा आता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप इसको फुल फ्लेज पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की, उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों समझाया हुआ है। और दूसरा निकल के आता है क्या, रीबेट। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम चालू करेंगे ट्रेड डिस्काउंट से। क्या आखिर व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, मान लीजिए कि आप अपने दुकान पे सामान लेने गए, एक दुकान पे होलसेल पे आप सामान लेने गए, होलसेल में आपने सामान लिया और आपने क्या बहुत सारा सामान ले लिया और आपने उससे कहा कि भाई मैंने इतना सारा सामान लिया है, आप कुछ तो मुझे डिस्काउंट दो। आप मान लो बल्क में सामान ले तो डिस्काउंट तो मांगते ही हो। तो उसने मान लो जब आपको 500 का जो डिस्काउंट दिया ऑन द स्पॉट, 500 का सिर्फ ट्रेड करने के, सिर्फ खरीदने के चलते बहुत सारा सामान, ही हैज़ गिवन यू द डिस्काउंट ऑफ 500, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब ट्रेड करते टाइम सिर्फ ट्रेड में जो डिस्काउंट मिले उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। और एक और बात कि हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? मान लीजिए कि रिकॉर्ड किया किसी ने और किसी ने उसकी बुक्स चेक कर ली तो उसे पता चल जाएगा ना कि हाँ इसने ट्रेड डिस्काउंट दिया था और मुझे नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, मतलब कि हार्मोनी ख़त्म हो जाएगी। इससे इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। सिंपल जो सेल्स होता है सिर्फ उसी में एंट्री कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने सोहन को फिर से सेल किया था 50,000 का और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको 10,000 का। तो जब एंट्री पास हो गई किससे, कैश अकाउंट से, अब पैसा दे रहा है अगर वो, तो कैश अकाउंट से एंट्री 40,000 की होगी पास, कि हमने सिर्फ 40,000 का गुड्स सोल्ड किया है टू सेल्स अकाउंट, बिंग गुड सोल्ड। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड कभी भी नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं करते। हमने पढ़ा क्या, ट्रेड डिस्काउंट। हमने पढ़ा क्या, ट्रेड डिस्काउंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रिबेट है। क्या है, रिबेट। रिबेट मतलब ये भी एक तरह का डिस्काउंट होता है। बस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट में फ़र्क होता है कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, रिबेट को रिकॉर्ड करते हैं। इस रिबेट मतलब आपका डिस्काउंट, नॉर्मल डिस्काउंट का मतलब रिबेट होता है। रिबेट इज ऑल्सो, क्या लिखा है, रिबेट इज ऑल्सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हम सामान बेच रहे हैं उसमें जब हमने मनी रिड्यूस किया है, जो पैसा कम किया है, उसको हम रिबेट बोलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग। चलिए मैं अकाउंटिंग के पहले कैश डिस्काउंट पढ़ा देता हूँ। अगर आप इसको फुल फ्लेज पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। अभी तो बस मैं इसकी जनरल एंट्री बताऊंगा कि आखिर जनरल एंट्री किस तरीके से पास होगी। मान लीजिए कि आप दुकान पर सामान लेने गए, आपने कहा कि भाई मैंने बहुत सारा सामान लिया है, आप कुछ तो पैसे कम करो। तो ही हैज़ गिवन यू कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो दिया, उसके बाद वो कैश डिस्काउंट देगा। हाँ जी, 40,000 के बाद अगर उसने कुछ पैसे आपने बोला कि नहीं मैं अभी आपको पैसे पे कर रहा हूँ और पैसे पे करने के चलते कुछ तो मुझे डिस्काउंट दो, तो मान लीजिए 500 रुपये उसने और आपको डिस्काउंट दिया, उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो मान लीजिए सोहन को मैं लिख के देता हूँ फिर से, सोहन को 50,000 का सामान बेचा था और ट्रेड डिस्काउंट भी हमने किया। मैं ट्रेड डिस्काउंट भी ले ही लेता हूँ इसमें। तो पहले मैं एंट्री पास कर रहे थे कितने से, 40,000 से, पर कैश डिस्काउंट भी अब ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कैश डिस्काउंट 500, तो इधर घटेगा कितना, 40,000। हम एंट्री 40,000 से करते हैं, पर अब तो 5,500 का और डिस्काउंट आ गया है। तो जो कैश डिस्काउंट है ना, ये हम क्या करते हैं, बुक्स में एंटर करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है हमारा, एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का खर्चा है। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 500 से, और बाकी कैश अकाउंट इसके ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट कितने से, 500 रुपये आपने कैश डिस्काउंट दिया 40,000 में से, तो आपके पास टोटल कितने रुपए आए हैं, 39,500। और टू सेल्स,
और सर यहाँ नाम क्यों लिखते हैं बंदे का? बेटा जैसा मानते हैं कि जब भी कैश में एंट्री होती है तो जब हमारे हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो किसने दिया कैसे दिया हमें मतलब नहीं रह जाता, हमें सिर्फ इतना मतलब रह जाता है कि हमारे हाथ में पैसा आ गया है। अगर यहीं पर ये जो कैश डिस्काउंट की ना आगे क्रेडिट पे एंट्री होती तो क्या होता है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट की जगह यहाँ पर नाम होता है जिस पर्सन को हमने बेचा है। मान लीजिए सोहन को होता तो यहाँ पर क्या सोहन सा अकाउंट होता। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगला जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा आसान सा है, जो है एंट्रीज, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हम करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को हम आज पढ़ेंगे और क्या है करेंगे। इसमें पहला आता है हमारा बैड डेब्ट। पहला था क्या? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए कि आपका कोई डेप्टर है, उसने पैसा नहीं दिया है तो, और नहीं देने वाला है, हम जानते हैं वो पैसा नहीं दे पाएगा, तो क्या होता है उसको बैड डेब्ट मानते हैं। और बैड डेब्ट हमारा क्या होगा? एक तरह का लॉस। बैड डेब्ट एक तरह का हमारा लॉस होता है, और लॉस मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है क्या होता है? एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट। तो यहाँ हो जाएगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स मतलब जिस बंदे को हम डेटर्स अकाउंट से भगा रहे हैं, जिस बंदे को हम डेटर नहीं मान रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। डेटर क्या होता है? एक एसेट होता है, हमें पैसा लेना होता है और एसेट हमारा कम हो रहा है क्योंकि वो बैड डेट बन रहा है, पैसा नहीं देगा तो एसेट तो कम होगा ही, डेटर तो कम होगा ही। और अगर एसेट कम होता है, डेटर एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? पास होगी बैड डेब्ट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर क्या होता है? एक एसेट्स होता है, इसलिए अगर एक कम हुआ है, एसेट्स कम हुआ है ना, तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और बैड डेब्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है। क्लियर है? ये करी हमने एंट्री बैड डेब्ट और बैड टू डेटर्स अकाउंट। या डेटर्स अकाउंट इसलिए डालते हैं कि मान लीजिए कि आपके डेटर्स हैं, कोई आपको पैसा देने वाले हैं, पूरे मिलाकर आपको 4 लाख रुपए आने वाले हैं, 40 लोग आपको पैसा देने वाले हैं, और उसमें से एक बंदा जिसके ऊपर 4 लाख रुपए उधार हैं और वो बंदा नहीं दे रहा पैसे, तो ऑब्वियस ही बात है बैड डेब्ट तो पैसे तो कम होगा ही, बैड डेब्ट तो कम होगा ही, पैसे कम हो जाएगा ना। मान लीजिए बैड डेब्ट कोई हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है 4 लाख रुपए कम हो गए, अब आपको सिर्फ 36 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो इसलिए आपके डेटर कितने का बच गए? 36 लाख। और माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं? कम करने के लिए, एसेट कम करने के लिए यहाँ डेटर अकाउंट लिख देते हैं। और डेटर अकाउंट के बदले जो भी डेटर होता है उसका हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए सोहन्स अकाउंट, यहाँ डेटर्स अकाउंट की जगह सोहन्स अकाउंट। समझाने के लिए मैंने डेटर्स का अकाउंट लिख दिया था कि डेटर अकाउंट आएगा। अगला जो है इसी के मिलता जुलता बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। आखिर इससे एंट्री पास क्या होगी? तो इसका मतलब ये है कि बैड डेब्ट मतलब कि अभी जो बंदा पैसे देने में नहीं वाला था, अब वो पैसे देगा, रिकवर हो गया पैसे, और पैसा आ गया। सोचो, पैसा आ गया, क्या है? फायदा है। पैसा आ गया, फायदा है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू क्या है? बढ़ा है, तो क्रेडिट होगा, मतलब बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट क्रेडिट होगा। पर किससे होगा? पैसा आया, पैसा अगर आ गया तो पैसा, अगर जेब में पैसा आया तो कैश बढ़ा, तो अब जैसी बात है क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। वो इसलिए क्योंकि पैसा आ गया, और पैसा क्या होता है? कैश क्या होता है? एसेट होता है, एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट। हम मॉडर्न अप्रोच के तहत चलेंगे। और बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट ये क्या होता है? एक रेवेन्यू होती है, और रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है? हमने पढ़ा बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। आगे हम पढ़ेंगे जो है
आगे जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट से देख लें उसको। लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन दिया है उसको जनरलाइज करें फटाफट से, और जनरल एंट्री मतलब करें। और लिखा है पहला है 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज इरिकवरेबल, मतलब कि 5000 को हमने उधार दिया था और वो अब वापस नहीं करेगा, मतलब वो क्या बन गया है, बैड डेप्ट। और पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बैड डेप्ट की एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट की एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट लिखिए, बैड डेप्ट अकाउंट टू कौन वापस नहीं करेगा, रमेश, टू रमेश अकाउंट। कितने कितने से, 5000 5000। क्लियर है। नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे। अगला जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो लिखा है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रूपी ऑन वन डेप्ट ऑन अ डेप्ट ऑफ 10,000। कहने का इस लाइन का मतलब क्या है सर, कि हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रूपी, मतलब कि 1 रुपये के बदले अब वो सिर्फ 60 पैसे देगा। मतलब 1 रुपये के बदले 60 पैसे से, मतलब 1 रुपये के बदला वो 60 पैसे देगा, तो ऑब्वियस बात है 10,000 रुपये थे, इसको इंटू कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60/100 से। 60/100 की 60 पैसा देगा और 100 कुल मिला के पैसे होते हैं, कटेगा कटेगा आपका हो जाएगा 6000। तो उससे पैसा कितना रिकवर हो रहा है, 6000। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा 4000 रुपये क्या है, बैड डेप्ट गया है, लेकिन 6000 रुपये क्या है हमने रिसीव किए हैं। और पैसा अगर आया है 6000 रुपये तो कैश बढ़ेगा, मैंने अभी बताया आपको कि पैसा आए कहीं से भी आए, पैसा आया तो कैश बढ़ जाएगा कितने से, 6000 से। दूसरा था बैड डेप्ट, 4000 का हमारा लॉस तो हुआ, और लॉस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, तो फिर बैड डेप्ट अकाउंट कितने से, 4000 से। क्लियर है। और किससे, सोहन से। और पैसे कहाँ से आए, सोहन से, मतलब डेटर्स अकाउंट, कि अब सोहन का जो उधार था, हमारा जो उधार था सोहन के ऊपर 10,000 का, वो अब क्या ख़त्म हो गया। ये बनेगी एंट्री दूसरे की। अब मैं लास्ट एंट्री करने जा रहा हूँ, जो लिखा हुआ है क्या, कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर कोई बंदा हमसे उधार ले गया था 700 रुपये का, और हमने सोचा कि वो पैसे वापस नहीं करेगा, अचानक से वो आ गया हमारे सामने, क्या ये लो हमारे आपके पैसे। तो अब क्या करेंगे, हम उसकी एंट्री करेंगे बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट से। रिकवर अकाउंट क्या है, एक प्रॉफिट, एक रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है, रेवेन्यू क्या जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट, लेकिन कैश भी तो आया, कैश आया तो कैश क्या होगी, डेबिट। कैश एक एसेट है, कैश आएगा तो डेबिट, कितने से, 700 रुपये से। और 2 बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट 700। क्लियर है। हमने देखा एक क्वेश्चन जिसमें पहला था कि बंदा हमसे पैसा लेकर गया, मतलब एक इरिकवरेबल था, इंसॉल्वेंट था, वो पैसा नहीं दे रहा था, तो हमने बैड डेप्ट उसे बैड डेप्ट बना दिया। बैड डेप्ट मतलब वो पैसा जो हमने उधार पे दिया हो या सामान हमने उधार पे दिया उसका पैसा ना आना हो, तो बैड डेप्ट टू डेटर्स अकाउंट मतलब रमेश अकाउंट। दूसरा था कि हम इस साल कोई हमसे सामान लेके गया और वो पैसा हमें दे रहा है, लेकिन 1 रुपये के बदले सिर्फ 60 पैसा देगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, कितना पैसा है उसका, और अपॉन में जितना पैसा वो दे सकता है 1 रुपये के बदले, 60/100। 100 इसलिए क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कैश रिसीव्ड हुआ, 6000, तो हमने कैश रिसीव्ड डेबिट में डाल दिया, बैड डेप्ट एक एक्सपेंस है तो डेबिट में डाल दिया, और टू डेटर्स अकाउंट। थर्ड था हमारा कि पिछले साल कोई बंदा पैसे लेकर गया, सामान लेकर गया, और क्या है इस साल वो पैसे दे गया, हमने सोचा वो क्या पैसा नहीं देगा, इंसॉल्वेंट हो गया, पर वो अचानक से हमसे पैसा दे गया, तो पैसा आया तो पैसा कैश बढ़ गया, इसलिए 700 रुपये, डेबिट में एसेट बढ़ गया तो डेबिट में, और 2 बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, इसलिए कि क्रेडिट में इसलिए गया क्योंकि एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। क्लियर है। तो अगला हमारा टॉपिक है जो है गुड्स गिवन एज चैरिटी, मतलब मान लीजिए कि हमने कोई सामान चैरिटी में दे दिया, ऑर्फनेज में दे दिया, गुड्स गिवन, या हमने सामान गरीब को दे दिया,
चैरिटी में दे दिया तो आखिर इसकी एंट्री क्या होगी? कि हमने कुछ गरीबों में बांट दिया तो आखिर इसकी एंट्री क्या होगी? अब बताइए कि अगर हमने कुछ सामान गरीबों में दिया तो वो परचेज की एंट्री तो जाएगी नहीं, सॉरी सेल की एंट्री तो जाएगी नहीं, क्योंकि हमने सामान तो बेचा ही नहीं है ना, तो सेल की एंट्री कैसे जा सकती है? तो हम क्या ऐसा मानेंगे कि हमने सामान खरीदा ही नहीं था। मान लीजिए 10,000 का मैंने सामान खरीदा, उसमें 4,000 रुपये गरीबों में दान कर दिए, 4,000 रुपये का क्या सामान गरीबों में दान कर दिया, तो मैं ऐसा एज्यूम करूँगा कि 6,000 का ही मैंने सामान खरीदा था, और जो परचेज एंट्री मैंने पहले 10,000 से पास की होगी उसे सही करने के लिए फ़िलहाल मैं दोबारा रिवर्स एंट्री कर दूंगा। क्या? परचेज रिटर्न की एंट्री कर दूंगा, या फिर परचेज़ को डेबिट कर दूंगा। परचेज़ पहले जब करते हैं, जब सामान खरीदते हैं तो एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है, एक्सपेंस जब होता है बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमारी परचेज़, हम मान ही नहीं रहे कि परचेज़ किया, तो परचेज़ की एंट्री, परचेज़ कम हो रहा है ना हमारा, हम माने ही नहीं कि हमने परचेज़ किया है, तो परचेज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट होगा। और जो इधर जाएगा, मतलब सामान जाएगा दूसरी डेबिट में किस साइड आएगी? तो वो आएगा चैरिटी, गुड्स गिवन या फिर चैरिटी अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। सर इसमें परचेज रिटर्न नहीं बेटा, परचेज आप रिटर्न सामान वापस थोड़ा ना कर रहे हो, आप सामान वापस थोड़ा ना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सामान चैरिटी पे दे रहे हो। तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ एजम्पशन है हमारा, पर असलियत में तो नहीं हो रहा। असलियत में होता तो परचेज रिटर्न लिख सकते थे, पर हम सिर्फ परचेज अकाउंट का क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब हम खरीदते हैं सामान तो डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है? तो जब भी हम सामान, मान लो गुड्स हमने चैरिटी पे दिया, सामान हमने चैरिटी पे दिया, तो क्या होगा? सामान जो हमने दिया, हमने सामान दिया तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो अकाउंट हम सामान हमने दिया वो क्या है? एक एक्सपेंस है, वो भी तो एक खर्चा ही है, और खर्चा जब बढ़ रहा है तो क्या है? डेबिट हो रहा है। हमारी जेब से सामान जा रहा है तो खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा टू परचेज अकाउंट, हमेशा मान लेंगे कि हमने सामान खरीदा ही नहीं था, हम सिर्फ परचेज एंट्री को रिवर्स कर देंगे, इसलिए टू परचेज अकाउंट। और फिर अगला हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गुड्स एज अ सैंपल। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी फ्री में सामान भी देती है, हिंदुस्तान यूनिवर्स की भी देती है कभी कभार, कि लीजिए हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप बताइए कि कैसा लगा। या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जब बड़े बड़े टेंडर भरती है तो उसके क्या सैंपल देती है अपना, कि आखिर यूज़ करिए सामान और बताइए कि आखिर कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गुड्स। तो सैंपल गुड्स हम क्या करें? फ्री में सैंपल बांटते हैं, और आखिर उसकी एंट्री करते किस चीज़ से? किस चीज़ से? तो हम आखिर सबसे पहले सैंपल बांटते क्यों हैं? सिंपल सी बात, सैंपल क्यों बांटते हैं? एडवर्टाइज करने के लिए, अपना कंपनी एडवर्टाइज करने के लिए ना। तो इससे वही बात, इसको डालेंगे हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में। क्या डालेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। इसको डालेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स में, या फिर एक और अकाउंट बनता है, इसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में इसको डाल सकते हैं। डेबिट, क्या? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इसलिए क्योंकि एक तरह से हमारा क्या खर्चा है, एक तरह से हम सामान अगर फ्री में दे रहे हैं तो खर्चा ही है, और खर्चा अगर होता है तो क्या हो रहा है? बढ़ता है, डेबिट होता है। खर्चा अगर बढ़ता है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट। और टू परचेज अकाउंट, फिर से कि हम मान लेंगे, अगर हम सामान फ्री में दे रहे हैं तो हम मान लेंगे कि हमने सामान खरीदा ही था, और परचेज अकाउंट की एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ये करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। सेम एंट्री पास होगी, बस डेबिट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी क्रेडिट में परचेज अकाउंट रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह लॉस ऑफ स्टॉक। कि मान लीजिए कि आपने सामान देखा होगा, अभी नया न्यूज़ निकला कि आईफोन की चोरी हुई, आईफोन की 2 जगह चोरी हो चुकी है। तो बिल्कुल वैसे ही लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, मतलब या फिर आग लग गया, या फिर थेफ्ट, या फिर आग लग गया, या फिर लॉस हो गया, या तो चोर चुरा के ले गया, थेफ्ट, या फिर फायर, आग लग गया। तो उस टाइम हम कैसी एंट्री करेंगे? क्या एंट्री ऐसा करेंगे कि पहले हम डालेंगे, इसमें 2 केस है बेटा। क्या इसमें 2 केस है? मान लीजिए कि आपने अपनी जो स्टॉक है उसका
इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, पता होगा आपको। तो पहला जो है लिखा है कि इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड इंश्योरेंस क्लेम इज लॉड्ज। पहला क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम वर सॉरी in case goods were insured। क्या गुड्स क्या है, इंश्योर्ड है, और फिर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है। एंड इंश्योरेंस क्लेम लॉड्ज, मतलब कि हमें मिल गया है क्या, लॉड्ज, LODGED, मतलब कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा था अपनी सामान का, स्टॉक का, और आखिर वो हुआ क्या, हमें पैसा क्या हुआ, मिल गया। तो नॉर्मल सी बात है, क्या है, पैसा मिल गया। तो अगर पैसा मिल गया तो कहाँ से आया पैसा, कंपनी से। क्या है, इंश्योरेंस की कंपनी से पैसा आया, इंश्योरेंस कंपनी वाले तो पैसा देंगे। तो इस टाइम पे जो एंट्री हमारी होती है वो होती है इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर सर ये क्रेडिट क्यों हुआ, बच्चों देखो हमें क्या होता है, लॉस हुआ था, क्या होता है, लॉस हुआ था, और लॉस मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और उसको भर कौन रहा है, मतलब कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है, हमें क्या है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। हमने उसको इंश्योर्ड करवा रखा था, हमें उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है, क्लेम मिल रहा है तो एसेट बढ़ रहा है ना, और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। इसलिए बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर क्रेडिट। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर थेफ्ट क्रेडिट। ये हमारी एंट्री कब पास होगी, जब हमने सामान को इंश्योरेंस करवा रखा होगा और हमें क्लेम मिल जाएगा, लॉज हो जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। ये एंट्री तब पास होगी, क्या, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर थेफ्ट क्रेडिट। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर थेफ्ट क्रेडिट। अगला जो है when the full amount is received from the insurance company। अब हमें मिला नहीं था, हम सिर्फ सोच रहे थे कि मिल जाएगा, अब पैसा आ गया है। इंश्योरेंस, चलिए मैं बुक की लैंग्वेज लिख देता हूँ। when the full amount is received, क्या है, पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया है, क्या है, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जो भी उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था। अब मुझे बताइए कि जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया होगा तो पैसा कभी बैंक में कैश में नहीं आता, हाथ में कब इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, हमेशा किस में देती है, बैंक में। तो हमारा क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा। बैंक इज़ एन एसेट, बैंक क्या है, एक एसेट है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा। और टू किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। सर डेबिट क्यों होगा, बच्चों इंश्योरेंस कंपनी अब तक हमारा एक एसेट था और एसेट कम हो रहा है, हम सोच रहे थे कि वो पैसा देगा। हमने सोचा कि हमारी कंपनी में आग लगा और हमें पता चल गया कि हाँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है, और कोई अगर हमें पैसा दे रहा है तो हमारा एसेट ही तो है। तो एक एसेट कम हो रहा है पर एक एसेट बढ़ रहा है, और एक एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और एक एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो इसकी जो एंट्री होगी किससे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट। जब ये कब एंट्री पास होगी बच्चों, तब जब हमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हो जाएगा, हमें क्या होगा, पैसा रिसीव हो जाएगा। अगला है व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम। मान लो कि हमें क्या है, पूरा अमाउंट मिला ही नहीं है, हमें क्या है, पूरा अमाउंट मिला ही नहीं है।
व्हेन कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, मतलब कि सारा पैसा उसने नहीं दिया। मान लो 1 लाख का लॉस हुआ था, बट कंपनी ने सिर्फ कितना रुपये दिया, 50,000 रुपये दिए। तो इस पर क्या करेंगे, इस पर हम सिंपल सा करेंगे, जितना मान लो 1 लाख रुपये दिए थे, 1 लाख रुपये दिए तो 1 लाख 50,000 रुपये तो मिला। 1 लाख का लॉस हुआ तो 50,000 अगर मिला, 50,000 आएगा कहाँ, बैंक में, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा 50,000 से। कितने से, 50,000 से। बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 से। और बाकी अगर जब हम सोच रहे थे पैसा अगर हम नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, तो अगर पैसा नहीं मिला तो हमें लॉस हुआ, और लॉस क्या है, एक एक्सपेंस है, और 50,000 का हमें लॉस हुआ तो लॉस क्या होगा, बढ़ेगा, लॉस थेफ्ट, सॉरी लॉस बाय फायर, थेफ्ट अकाउंट कितने का, 50,000 का। 50,000 तो हमें कंपनी ने पे कर दिया, पर 50,000 का हमें लॉस क्या हो, भुगतना पड़ा, एक्सपेंस भुगतना पड़ा, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। एक लाख, ये एंट्री कब पास होगी, जब क्या होगी, कंपनी पूरे पैसे पे नहीं करी। व्हेन द कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, जब कंपनी पूरे पैसे पे नहीं करेगी तब हम इस एंट्री को पास करेंगे। अब तक हम सीख रहे थे लॉस बाय फायर या स्टॉक। लॉस बाय स्टॉक, लॉस क्या है, स्टॉक का लॉस हुआ किससे, फायर या थेफ्ट से। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो मैं एंट्री डालता हूँ क्या, परचेज और फिक्स एसेट्स। क्या है, परचेज या सेल करें हम फिक्स एसेट्स को। तो पहला है परचेज हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, मान लो हम खरीद रहे हैं पर फिक्स एसेट्स को। एसेट क्या होता है, एसेट होता है, एसेट तो एसेट होता है ना, फिक्स एसेट्स या कुछ भी खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, मशीनरी खरीदें, फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा, बढ़ रहा है तो डेबिट। तो फिक्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, जो एसेट है उसका नाम लिखेंगे, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी आपका है वो लिखेंगे। तो फिक्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किससे होगा, परचेज अकाउंट से। क्या होगा, परचेज अकाउंट से नहीं होगा, परचेज अकाउंट से कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक खरीदते हैं हम। यहाँ पर हुआ अगर कैश में खरीदा है तो कैश घट जाएगा, कैश में खरीदा तो कैश घट जाएगा सिर्फ, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पर खरीदा है तो कैश अकाउंट की जगह उस बंदे का नाम आ जाएगा, मान लीजिए सोहन, जिससे हमने उधार पर खरीदा है, तो टू सोहन्स अकाउंट। बस ये एंट्री पास होगी कब, जब हम फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं। अब भाई बेचने की बात, तो आखिर खरीदा तो बेचेंगे भी। तो अगर हमने बेचा तो पैसा आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू फिक्स एसेट्स, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि फिक्स एसेट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो एसेट हम बेच रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये कब करेंगे, सेल पे। अगर यहाँ पर हमें सेल नाम नहीं जानते हम, मान लीजिए कैश पे नहीं, हमने क्रेडिट पे बेचा था, यहाँ लिख देंगे सोहन। सर यहाँ सेल अकाउंट नहीं बेटा, सेल अकाउंट भी सिर्फ स्टॉक में आएगा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब भी सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट का यूज़ करते हैं, बाकी में हमसे उसका नाम डालते हैं। फिक्स एसेट्स की जगह जो एसेट हम बेच रहे हैं, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग, उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पर भी फिक्स एसेट्स की जगह जो चीज़ हम बेच रहे हैं, बिल्डिंग हो या मशीनरी, उसका नाम लिखेंगे।
हमने पढ़ा परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या आखिर हमने परचेज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं किसको, फिक्स एसेट्स को। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन मशीनरी, अब क्या है, हम अगर मान लो खर्चा हुआ है, हमारा एक्सपेंस हुआ है, हमने मशीन एसी लगवाते हैं, एसी लगवाई हमने और एसी वाला आया और एसी फिट करके चला गया, तो उसको भी तो पैसे लेगा। अगर वो एक्सपेंस है, आप सिंपल सी बात बताओ, अगर एक्सपेंस है, एक तरह का एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस होता तो बढ़ता है, एक्सपेंस हुआ तो बढ़ता है, तो हम डालते हैं इंस्टॉलेशन। लेकिन मान लो हमने मशीन खरीदा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ इसको। मशीन खरीदा 50,000 का और उसको इंस्टॉलेशन चार्ज, मान लीजिए मैं इंस्टॉलेशन चार्ज लगा लेता हूँ, इंस्टॉलिंग चार्ज कि जितने का चार्ज किया 10,000 उसने चार्ज किया इंस्टॉल करने का। तो ये जो 10,000 है ना बेटो, सॉरी 10,000, ये इसी में जाके ऐड हो जाएगा और टोटल मशीन हमें कितने की पड़ेगी, 60,000 की। क्लियर? तो एंट्री किससे पास होगी, सिर्फ इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलिंग चार्ज की एंट्री कोई पास नहीं होगी, पास होगी किसकी, सिर्फ मशीन की एंट्री पास होगी, ना कि 50,000 से, खरीद की नहीं, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब 60,000 से एंट्री पास होगी। कैसे? तो होगी मशीन, मान लें अगर हमने कैश पे खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 और 60,000 मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है वो क्या करते हैं, हम उसी चीज़ में ऐड कर देते हैं और फिर फाइनल जो अमाउंट निकलता है उससे एंट्री पास करते हैं, उससे एंट्री पास करते हैं। अगला हमारा सन्ड्री एक्सपेंस। मान लीजिए कोई ऐसा खर्चा है जो ध्यान में ही नहीं आ रहा है, आपने क्या किया, आपके पास 100 रुपये थे, आपने जब सुबह देखा तो 50 रुपये, आपको याद आया यार 20 के तो समोसे खाए थे, 20 की मैं घर ब्रेड ले गया था, पर 10 रुपये कहाँ खर्च कर दिए। अब 10 रुपये की तो आपको याद ही नहीं आ रहा, आपने पूरे दिन सोचा, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो आपको 10 रुपये कहीं ना कहीं तो डालने थे ना, 10 रुपये कहीं ना कहीं डालोगे ना, तो 10 रुपये का हम डालते हैं। तब मिसलेनियस अकाउंट, क्या मिसलेनियस या फिर सस्पेंस अकाउंट, हम डालेंगे मिसलेनियस अकाउंट में कि मिसलेनियस एक्सपेंस, ये हमें याद ही नहीं आ रहा कि हमें पता ही कहाँ वो चला कहाँ गया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। और टू बताओ कैश कम हुआ है ना, तो कैश ये होगा किस पे, जब हम एक्सपेंस करेंगे हमें याद नहीं होगा कि हाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग, सन्ड्री एक्सपेंस कि आखिर हमने एक्सपेंस किया बट वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर कि हमने पैसा खर्च कहाँ किया है, तो उस पैसे को हम कहाँ डालते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस में। किससे, टू कैश से, क्योंकि कैश कम तो होगा ही, पैसे खर्च होंगे तो टू कैश मिसलेनियस अकाउंट। क्लियर है बच्चों? अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि मान लो कोई खर्चा था, हमने उसको पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग था और हमने उसको पे किया मान लो, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको पे किया, ऑब्वियस बात है लाइबिलिटी कम हुई, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, हाँ हमने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पे किया तो एक लाइबिलिटी कम हुई, और लाइबिलिटी कम होती है तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट, लाइबिलिटी जब कम होती है डेबिट। तो लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर द एक्सपेंस दैट रिलेट द करंट ईयर बट हैव नॉट पेड टिल द ईयर एंड। ऐसा पैसा जो हमने क्या है, काम तो करवा लिया है बट हमने पैसा नहीं पे किया है, तो हम अगर पे करते हैं उसको, हमने अभी पे नहीं किया है पर मान लीजिए आगे पे करेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि आखिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। मैंने इसको डीपली पढ़ाया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस में, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बोलते हैं उसको हम लोग। तो अगर अब मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, वो खर्चा जो हमने काम करवा लिया पर खर्चा नहीं किया है, तो ये एंट्री कैसे पास होती है, ये एंट्री पास होती है कैसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब बनती है, मान लीजिए हमने काम करवा लिया पैसा पे नहीं किया तो इट इज़ एन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बनेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो पहले ही पता चलेगा कि हाँ टू में तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही आने वाला है, टू में तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही आने वाला है।
क्लियर है। पर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में जो काम हमने करवाया है, मान लीजिए वेजेस, सैलरी, जो भी वेजेस अगर मैं मान लेता हूँ तो वेजेस अकाउंट, अगर सैलरी नहीं दी तो सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई खर्चा हमने काम करवा लिया पर खर्चा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट, या फिर जो भी हमने काम करवाया है वो अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कृपया जाके हमारी वीडियो को पुरानी देखें। डेप्रिसिएशन का मतलब बस होता है एक तरह का एक्सपेंस होता है जो क्या फिक्स एसेट्स पे लगता है, जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या करता है, कम कर देता है। बस आप इतना ही जानिए। अगर आपको और जानना है तो हमारी वीडियोस को देखिए, पुरानी वीडियोस को, बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन की वीडियो। ये क्या है, एक एक्सपेंस है, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से एक्सपेंस बनाते हैं। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू किसकी वैल्यू कम कर रहा है, फिक्स एसेट्स की। तो फिक्स एसेट्स नहीं लिखेंगे, फिक्स एसेट्स का नाम लिखेंगे, कौन सा फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर बस। तो हमने सीखा आज बहुत सारी चीज़ें, जिसमें हमने लास्ट में सीखा डेप्रिसिएशन। और अगर आपको जनरल एंट्री में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये ध्यान रखिए बस कि 5 नाम याद रखने हैं आपको बस, क्लियर, और आपको जो भी दिख रहा है उसको इन्हीं में क्लासिफाई करना है कि क्या कैपिटल है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट है, और क्या रेवेन्यू है। बस आपको यही क्लासिफाई करना है कि आखिर इन 5 चीज़ों में से वो क्या है। और अगर बढ़ रहा है, अगर ई और ए मतलब एक्सपेंस और एसेट है तो बढ़ रहा है तो डेबिट, और घट रहा है तो क्रेडिट। और CLR मतलब कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू है, तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट और घट रहा है तो डेबिट। सिंपल यही काम आपको करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जो नीडी बच्चे हैं 11th क्लास के, उनको फटाफट से वीडियो शेयर करें। कृपया अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप क्वेश्चंस, और हम पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।